हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। हालांकि अब हर रोज आने वाली संक्रमित मरीजों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन बात छिंदवाड़ा की करें तो दूसरी लहर में यहां भी शुरुआती दौर में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, लेकिन प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा लिया। आखिर छिंदवाड़ा में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया और कैसे इसे धरातल पर लागू किया गया, यह बताने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ेंगे छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन, जो कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ वहां पर अब भी जमे हुए हैं। तो कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया, जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम किया। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपसे समझना चाहेंगे क्या है वो छिंदवाड़ा मॉडल जिसकी चर्चा इन दिनों हो रही है और किस तरीके से एक बड़ी चुनौती से पार आपने पाया है, क्योंकि लड़ाई तो अभी भी जारी है। सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इस चीज की पहचान हो कि यहाँ पे संक्रमण बढ़ा कैसे है जी। कि महाराष्ट्र राज्य में नागपुर से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है और यहाँ से लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है नागपुर। वहाँ केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, उसी के कारण यहाँ भी केसेस बढ़े। सबसे पहली जो चीज हम लोगों ने की, बॉर्डर को रोकने का काम किया, बॉर्डर मैनेजमेंट का काम किया। मध्य प्रदेश शासन से इसकी अनुमति ली गई और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो सीमा थी, जो छिंदवाड़ा जिले से लगी हुई थी, उसको रोका गया। इसके बाद हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि छिंदवाड़ा के अंदर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संक्रमण फैल चुका है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी संक्रमण नहीं फैला है। तो पूरे जिले को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। पहला भाग ऐसा था जहाँ हमारे पास कंफर्म्ड केसेस थे, उसको हम लोगों ने रेड जोन कहा। दूसरा भाग ऐसा था जहाँ हमें संक्रमण संभावित लोग मिल रहे थे, यानी जिनके पास सिम्टम्स थे लेकिन अभी वहाँ जांच नहीं होने के कारण कंफर्म्ड केसेस की जानकारी नहीं थी, उसको ऑरेंज जोन माना। तीसरा क्षेत्र ऐसा था जिसको हम लोगों ने ग्रीन जोन माना, जहां संक्रमण नहीं था, ना ही संक्रमण के लक्षण वाले लोग थे। हम लोगों का प्रयास यहाँ यही रहा कि जो रेड और ऑरेंज जोन है वहीं तक संक्रमण को रोक दिया जाए और ग्रीन जोन में उसको नहीं फैलने दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने ग्राम स्तर पे और वार्ड स्तर पे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग निगरानी दल बनाए, उनके माध्यम से सर्वे कराया। ब्लॉक स्तर पे स्क्रीनिंग दल बनाए गए। ग्राम स्तर और वार्ड स्तर से जो फीडबैक प्राप्त होते थे उसके आधार पे स्क्रीनिंग दल ऑपरेटर्स के साथ, यानी इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ और सुरक्षा के उपकरणों के साथ वहाँ सर्वे करती थी और वहाँ पे फिर सैंपलिंग आदि करने के बाद बड़ी संख्या में कंटेनमेंट जोन बनाए गए और इसी प्रकार से हम लोगों ने छिंदवाड़ा जिले में रेड और ऑरेंज जोन में ही अधिकांश संक्रमण को रोक के धीरे धीरे ग्रीन जोन को बढ़ाना शुरू किया और वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी की दर अब लगभग 2% और उससे नीचे आने लगी। जी सर, सबसे बड़ी चुनौती वहां पर क्या रही? क्योंकि गांव-गांव में अगर कोविड सेंटर आप बनाने जा रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं तो जाहिर है कि बड़ी मुश्किलें पेश आई होंगी। सबसे ज्यादा जो चुनौती आती है वो जनता को अपने साथ जोड़ने में आती है, समुदाय का विश्वास जीतना और उनको फिर अपने कार्य में लगाना। खास करके उनकी भलाई के लिए ही कार्य है, लेकिन शासकीय कार्यों में उतनी रुचि इन जनरल लोग नहीं लेते हैं क्योंकि संक्रमण फैला हुआ था और हॉस्पिटलाइजेशन बड़े पैमाने पे हो रहा था। तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए, सामाजिक संस्थानों का सहयोग लेते हुए हम लोगों ने डायलॉग चालू किया। ग्राम स्तर पे प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठकें की गई, उसका एजेंडा तय किया गया कि किन किन बिंदुओं पे बात होनी है और बात होने के बाद कुछ एक्टिविटीज कराई गई, जिसको जन जागरूकता की एक्टिविटी भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्टिविटी थी कि प्रत्येक ग्राम स्तर पे ड्रॉप गेट लगाए गए। तो ड्रॉप गेट पे लोगों की ड्यूटियां लगाई गई। उसमें सिर्फ सरकारी लोग नहीं थे, उसमें जागरूक वहाँ के नागरिकों को भी शामिल किया गया और गांव के बाहर ही पोस्टर लगा दिए गए कि ये रेड जोन का ग्राम है, यहाँ बाहर से कोई व्यक्ति ना आए, संक्रमण का खतरा है। ये ऑरेंज जोन का गांव है, यहाँ भी संक्रमण के संभावित लोग हैं। तो ग्रीन जोन में ऐसे पोस्टर्स लगाए गए कि यहाँ बाहरी व्यक्तियों का भी प्रवेश निषेध रहेगा
क्योंकि यहाँ हम संक्रमण से अपने गांव को बचाना चाहते हैं। तो उनको पूरी प्रक्रिया में एक भागीदारी दी गई जनता को, और उन्होंने इस पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया। तो जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि समुदाय को अपने साथ जोड़ने की, उसमें बड़ी सफलता इस जिले में मिली और उसके अच्छे परिणाम भी सामने। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे अनुभव ये मैं चाहूँगा कि आप साझा कीजिए कि वहाँ पर जैसे ऑक्सीजन की बहुत जगहों पर कमी थी, तो ऑक्सीजन के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई, वहाँ पर प्लांट को लगवाने के लिए किस तरीके की चुनौती आपके सामने आई और कितने दिन में ये काम पूरा हो पाया? इसमें मैं एक ये अवगत कराना चाहूंगा कि कोई भी काम झटके से नहीं हो पाता है कि आप आज सोचें और कल वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मई के महीने में जब इस जिले में मेरी पदस्थापना हुई थी, तभी इस चीज को समझते हुए कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें बराबर ऑक्सीजन की आवश्यकता बनी रहती है, पिछले साल लगभग जून जुलाई के ही महीने में जिले की जो क्षमता थी 14 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन संधारित करने की क्षमता जिले में थी। उसी समय उसको 19 मीट्रिक टन से बढ़ा लिया गया था पिछले साल ही करीब जून जुलाई के महीने में, और इसको मेडिकल कॉलेज में और सिविल अस्पताल में अलग अलग 2 स्थानों पे बढ़ाया गया था। कि जिला बहुत बड़ा है तो हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज अप्रोच लिया था और 2 स्थानों पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक्स लगवाए थे। उससे वो क्षमता बढ़ के उस समय 33 मीट्रिक टन की थी। उसी समय हम लोगों ने ये भी चिन्हित किया था कि जिले में एक 7-8 साल पुराना एयर सेपरेशन यूनिट है जिसमें एलएमओ की आवश्यकता नहीं होती, यानी लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वायुमंडल से ही ये प्लांट ऑक्सीजन जनरेट कर लेते हैं। लगभग 6 मीट्रिक टन का एक पुराना बंद पड़ा एएसयू भी था, तो उसकी भी प्लानिंग उस समय कर ली गई थी कि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ती है उसको भी चालू किया जा सके। तो जब दूसरी वेव ये जो आई है, उस समय तक हमारी क्षमता इतनी थी कि हम अपने जिले का काम लगभग ठीक ठाक चला सके। दिक्कत आ रही थी थोड़ी कि टैंकर जो है उसकी संख्या कम थी, जिसके कारण लगातार टैंकर की सप्लाई रहे, इसमें कहीं ना कहीं मन में संशय रहता था। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से हम लोगों ने अपने जिले में टैंकर को अनुबंधित करने का काम किया और 2 टैंकर पंजाब और हरियाणा राज्य से हम लोगों ने अनुबंधित कराए थे। और इसी दौरान सेकेंड वेव जब प्रारंभ हुआ था तो एक नया यूनिट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का लगभग 32 मीट्रिक टन का, उसको भी बोरगांव इंडस्ट्रियल एरिया में बना के तैयार कर लिया गया। टोटल हमारे जिले की क्षमता 14 मीट्रिक टन से पिछले 1 साल में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर लगभग 64 मीट्रिक टन कर ली गई, और साथ में एक 6 मीट्रिक टन का एयर सेपरेशन यूनिट भी चालू किया गया। और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर के माध्यम से भिलाई प्लांट से लगातार उसकी आपूर्ति इंश्योर की गई। क्योंकि हमारे जिले की खुद की डिमांड लगभग 12-13 मीट्रिक टन ही थी, हमारे पास बहुत सारा सरप्लस था, जिसकी सहायता से लगभग अन्य 12-13 जिलों में यहाँ से सप्लाई मेडिकल ऑक्सीजन की गई, जिससे ये पूरा क्षेत्र काफी स्टेबल हो गया। बिल्कुल सर, गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा? इसके अलावा कोविड सेंटर गांव में जो बनाए गए, स्थापित किए गए, वो किस तरीके से स्थापित किए गए और उनके लिए दवाइयों की क्या व्यवस्था किस तरीके से की गई? क्या सामाजिक संस्थाओं की भी मदद ली गई या फिर प्रशासनिक स्तर पर ये सारी व्यवस्था हो गई, वहां के जो मुखिया थे या मुख्य लोग थे उनकी मदद से? गांव-गांव में जो कोविड सेंटर की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने उस अप्रोच से वैसे काम नहीं किया था कि गांव-गांव में हम लोग कोविड सेंटर की स्थापना करें। हर गांव के आसपास कोविड के इलाज के लिए अस्पतालों में व्यवस्था की गई थी। गांव में हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए थे कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और गांव का ही है तो उसको कहीं हम बाहर हटा नहीं सकते कि आप गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रत्येक गांव में सामुदायिक भवन हो, स्कूल हो, जो भी बिल्डिंग अनुकूल बिल्डिंग थी, उनमें कुछ बिस्तर की व्यवस्था की गई थी। और 0 बजट पे वो सेंटर्स चलाए गए कि बाहर से व्यक्ति आया तो 10 दिन पहले वहां रहा, खाना उसके घर से ही उसको प्राप्त हो जा रहा था और गांव के अंदर संक्रमण ना पहुंचे, इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। और फिर डिसेंट्रलाइज तरीके से लगभग प्रत्येक ब्लॉक में एक बड़ा सेंटर स्टैब्लिश किया गया था, जहां ऑक्सीजन युक्त बेड की स्थापना की गई। जहां पहले छिंदवाड़ा जिले में लगभग 500 से 600 ऑक्सीजन बेड थे, उसको डिसेंट्रलाइज व्यवस्था से प्रत्येक ब्लॉक में
ऑक्सीजन बेड बढ़ाते हुए 1600 से अधिक ऑक्सीजन बेड यहाँ पे बनाए गए, क्योंकि अपने गांव के आसपास ही उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही थी, इसलिए लोग भी बड़ी संख्या में जो भी संक्रमित हो रहे थे सूचित भी कर रहे थे और फिर अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज भी करा रहे थे। और गांव के अंदर जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, चाहे वो होम आइसोलेशन में रखा गया हो या होम क्वारंटाइन में रखा गया हो, उनके लिए आइसोलेशन वालों के लिए चूंकि वो कंफर्म पॉजिटिव लोग थे तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिसिन के किट उनको प्रोवाइड किए गए थे और अन्य सुरक्षा के आवश्यक उपकरण उनको उपलब्ध कराए गए थे। और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डॉक्टर के द्वारा 2 बार दिन में प्रत्येक मरीज से बात की जा रही थी। और होम क्वारंटाइन में जो लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि उनको संदेह के आधार पे क्वारंटाइन किया गया था। उनके लिए डिसेंट्रलाइज ब्लॉक लेवल पे ही कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए थे और प्रत्येक ब्लॉक में मेडिकल ऑफिसर बैठ के क्वारंटाइन मरीजों की हालत का जायजा लेते थे, उनका ख्याल रखते थे और इनका मेडिसिन किट जो है लोकल बॉडी यानी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से इनको दिलाया गया। जी सर, वहाँ लॉकडाउन की स्थिति है, अभी 31 मई तक लॉकडाउन वहाँ पर लगा हुआ है, तो लॉकडाउन के बीच में एक वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था किस तरीके से करवाई गई? इसके अलावा जो बड़ी चुनौती है वहाँ पर लॉकडाउन में जो रोजी रोटी की समस्या जिन लोगों के सामने आ जाती है, उनके लिए किस तरीके से मदद आपकी ओर से पहुँचाई गई? ये कोरोना कर्फ्यू यहाँ लगभग 8 अप्रैल से लगातार ही चल रहा है और इस दौरान रोजगार के जो अवसर ग्राम पंचायत स्तर पे, खास करके ग्रीन जो ग्राम पंचायतें हैं जहाँ केसेस नहीं है, वहाँ लगभग 70 से 80 हजार श्रमिक प्रतिदिन उनको रोजगार मनरेगा के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगभग 1 करोड़ से ज्यादा राशि, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा राशि ऐसे लोगों के खातों में दी गई जिनका रोजगार अभी नहीं चल पा रहा था। 1-1 हजार रुपए प्रति हितग्राही के मान से दिया गया था। तो उनको भी जो रोजमर्रा की सामग्री थी उस माध्यम से उन राशियों से वो खरीदने में सक्षम हो पाए। शासन द्वारा ही 3 माह का निःशुल्क राशन जो है वो योजना दी गई, तो उसका वितरण छिंदवाड़ा जिले में सुनिश्चित कराया गया और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2 माह का और निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। और अन्य जो सामग्रियां होती हैं आवश्यक, उसको जन सहयोग के माध्यम से लगभग ग्राम पंचायतों में जैसी जिन लोगों की नीड रही उनको भी पूरा कराया गया। औद्योगिक क्षेत्र और जो खनन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में खनन का कार्य भी होता है और उद्योग धंधे भी यहाँ पे हैं, तो उनके मजदूरों को कोरोना कर्फ्यू में छूट थी कि वो अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर को भी छूट थी, जो पथ विक्रेता होते हैं कि वार्डों में और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ जाकर फल सब्जी आदि का विक्रय कर सकते थे। रोजगार के ये तो नहीं कहूंगा कि पर्याप्त अवसर थे, लेकिन कई ऐसी गुंजाइश उसमें निकाली गई थी कि लोगों के रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो। बिल्कुल सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर क्या किसी तरीके की चुनौती है, खासतौर पर वो गांव के लोग जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है और बहुत सी अफवाहें भी वैक्सीनेशन को लेकर फैली हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरे हुए भी हैं? जिले में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या नहीं आ रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र से लगी हुई जो पट्टी है जिले की, वहां वैक्सीनेशन बहुत ही तीव्र गति से और सुचारू रूप से चल रहा है। आदिवासी क्षेत्र कुछ हैं हमारे और ग्रामीण भी जो ज्यादा रिमोट एरियाज हैं, वहाँ कुछ भ्रांतियों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उसके लिए हम लोग अपने जिले में टीकाकरण से टीकावरण अभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे उनके जितने गांव हैं वहां पे सहमति प्राप्त करेंगे लोगों की, और ऐसे सभी गांव जो टीका को खुद वरण करने के लिए सहमत हैं उन ग्रामों में पहले टीकाकरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। और ऐसे गांव जहां सहमति हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वहां जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से, प्रशासनिक दलों के माध्यम से, लोकगीत आदि के द्वारा वीडियो ऐसे बना के जो आदिवासी क्षेत्र के नेताओं द्वारा दिए जाएंगे, उनको जागरूक करने का प्रयास करेगा। और एक एक करके ऐसे सभी ग्रामों की जहां अभी वर्तमान में सहमति नहीं बन पा रही है
उनसे सहमति प्राप्त करके टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। वर्तमान में जितने डोजेज उपलब्ध हैं उनसे प्रतिदिन जो लक्ष्य है उस आधार पे टीकाकरण का कार्य चल पा रहा है। बिल्कुल सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक संगठन है उन्होंने किस तरीके से मदद यहाँ पर प्रशासन की, क्या उनसे मदद के लिए प्रशासन को खुद उनके पास जाना पड़ा या सामाजिक संगठन और एनजीओ खुद आए आपके पास कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं और जो हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे? छिंदवाड़ा जिले में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ के जितने चाहे सामाजिक संगठन हो चाहे औद्योगिक केंद्र हो, वहाँ सभी जगह से खुद आगे बढ़कर लोगों ने सहायता की पेशकश की। हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों से ये अनुरोध किया कि अपने मन से कुछ ना करें, हम लोग टारगेटेड आपको चीजें बताएंगे ताकि जो जिले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो पाए। तो जैसे जैसे हम लोगों ने नीड्स बताई उस हिसाब से हम लोगों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे मदद मिली। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि के बराबर की मदद छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के द्वारा की गई, जिसके द्वारा लगभग 2 PSA यूनिट यानी जो ऑक्सीजन जनरेटर होते हैं लगभग उनका मूल्य 45 से 50 लाख रुपए का होता है। ऐसे 2 यूनिट हम लोगों को औद्योगिक क्षेत्र से CSR के माध्यम से ट्रस्ट के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, इसके अलावा जितने सुरक्षा के उपकरण होते हैं, PPE किट, ग्लव, मास्क, थर्मोमीटर, इस तरह की बहुत सारी सामग्रियां हम लोगों ने प्राप्त की। उसकी अभी हम लोग और लिस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मदद मिली है वो अभूतपूर्व है। बिल्कुल सर, तीसरी लहर की भी दस्तक सुनाई दे रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और ब्लैक फंगस को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? तीसरी लहर की बात चल रही है, लगातार हम लोग भी मीडिया हाउसेस के द्वारा भी ये चीजें न्यूज में देखते हैं और विभिन्न रिसर्च में भी ये आ रहा है, कुछ देशों में ये रिपोर्ट भी हो रहा है और उसमें विशेष रूप से जो बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है कि वो हो सकता है कि उन पे ज्यादा प्रभाव हो। इस कारण से जो पीडियाट्रिक वार्ड हैं उनको हम लोग व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं और जिले में जो हम लोगों का प्लान है उस हिसाब से लगभग 300 से 350 बेड का बच्चों के अनुकूल ऑक्सीजन युक्त बेड ICU HDU की तैयारी की जा रही है। उसको भी हम लोग सेंट्रलाइज जिले में व्यवस्था के साथ साथ विकेंद्रीकृत विभिन्न ब्लॉकों में की व्यवस्था कर रहे हैं जी। तो तीसरे लहर के लिए इस बार तैयारी हमारी ज्यादा बेहतर और पुख्ता रहेगी और उससे संबंधित जो भी ट्रेनिंग है, चाहे पीडियाट्रिशियन की हो, स्टाफ नर्सेस, पैरामेडिक्स की हो, उसके आयोजन की तैयारी है ताकि जो बच्चे अगर भविष्य में सौभाग्य ऐसा हो कि ऐसी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर होता है भविष्य में तो उसकी अपनी पूरी तैयारी रहे। और जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके अर्ली डिटेक्शन की पूरी व्यवस्था की है। मेडिकल कॉलेज में एक अलग से इसके लिए वार्ड बनाया गया है। MRI की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, तो उसके माध्यम से अर्ली डिटेक्शन करने के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये निर्णय किया गया है कि 5 मेडिकल कॉलेज में उसका निःशुल्क उपचार उपलब्ध होगा और उपचार इसका थोड़ा महंगा होता है। उसको तत्काल अर्ली डिटेक्शन के बाद संबंधित केंद्र पर रेफर किया जाता है। अभी तक 3 ऐसे केसेस आए हैं, तीनों में रेफरल हो गया है। एक केस अब बिल्कुल सुधार की तरफ है, उनमें एक मामूली सर्जरी के बाद। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे केसेस कम आए। तैयारियां आपकी पूरी हैं और तीसरी लहर से बचाव भी हो। फिलहाल वहां पर जिस तरीके से आपने काम किया वो काबिल तारीफ है और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना से लड़ाई अभी भी हमारी जारी है और ये लड़ाई हम मिलकर ही जीत सकेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।